हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल टारगेट लाइफ। देखिएगा, अपने इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पुलिस अधिनियम 1861 का जो इंडेक्स है उसे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एक्ट नंबर कौन सा है। जो पुलिस एक्ट है 1861 का, ये कौन सा एक्ट है? ये एक्ट 1861 का अधिनियम संख्यांक जो है वो है 5। ठीक है, 1861 का अधिनियम संख्यांक है 5। और ये परिवर्तन में कब आया, कब से लागू हुआ था? तो ये हुआ था 22 मार्च 1861 से लागू। क्लियर है? और इसमें टोटल जो सेक्शंस हैं, देखिए किसी चैप्टर में डिवाइड नहीं है, ना ही किसी भाग में डिवाइड है, डायरेक्ट सेक्शन दिए हुए हैं। और टोटल सेक्शन कितने दिए हुए हैं? ये दिए हैं 47 सेक्शन टोटल दिए हुए हैं, जिसमें से सेक्शन 6, सेक्शन 11, सेक्शन 38, 39, 40 और 41 को निरसित कर दिया गया है। एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये पीडीएफ में नहीं लिखा हुआ है। किस किस को? सेक्शन 6 को कभी कभी क्या है कि यही पूछ लेता है कि कौन कौन से सेक्शन 1861 में से रिपील हो गए हैं। मतलब डायरेक्ट 2-4 सेक्शन दे देगा और उसमें से पूछ लेगा इनमें से कौन सा रिपील्ड हो रखा है। तो सेक्शन 6, सेक्शन 11, सेक्शन 38, सेक्शन 39, सेक्शन 40 एंड सेक्शन 41, ये सेक्शन क्या है? रिपील्ड हो रखे हैं, निरसित कर दिए गए हैं। ओके, और इसके बाद में कुछ ऐसे सेक्शन हैं जिन्हें की सब्स्टिट्यूट किया गया है, इंसर्ट किया गया है, संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। ये कौन कौन से हैं? ये है 15 कै। ठीक है, 2 कै भी जोड़ा गया है। और 15 क्या है? 30 क्या है, मतलब 30A, 32A, 32B, और इसके बाद में है 34 क्या भैया? ए बोल सकते हैं जिसे। फिर इसके साथ ही इस अधिनियम का, मतलब पुलिस एक्ट जो अधिनियम है, इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य का प्रेम्बल, मतलब हर जो एक्ट होता है उसके ऊपर उसका प्रेम्बल, उसका उद्देश्य, उसकी उद्देशिका दी होती है। तो इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है पुलिस को क्या कर रहे हैं? ये पुनः गठित कर रहे हैं। ठीक है, पुलिस को क्या कर रहे हैं? रिकॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं, पुनः गठित कर रहे हैं। और अपराधों को क्या करना है? उनका, पुलिस को अपराधों का निवारण करना, और क्या कि अपराधों का निवारण करने और अपराधों का पता लगाने के लिए ये अधिनियम बनाया गया है। कौन कौन से उद्देश्य हैं? पुलिस को पुनः गठित कर रहे हैं, अपराधों का पता लगाने के लिए और उनका निवारित करने के लिए ये अधिनियम बनाया गया है। क्लियर है? तो ये हुई थोड़ी सी इसकी सिंपल टर्म। इसके बाद में है, अब हमें इंडेक्स देखना है। इंडेक्स में टोटल लिखा हुआ है कि धारा टोटल है 47। और स्टार्ट कर लेते हैं कि कौन कौन सी धारा है। हमें इंडेक्स देखना है, तो इंडेक्स का मतलब ही यही होता है कि बस हमें ये देखना होगा कि कौन सी धारा में क्या बात कही गई है। तो सेक्शन 1 में यहाँ पर वैसे क्या होता है कि संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारंभ होता है, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट होता है। लेकिन यहाँ पर सेक्शन 1 में क्या दिया गया है? निर्वचन दिया गया है, इंटरप्रिटेशन किया गया है। कुछ मतलब कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उनको इंटरप्रिटेट करके टर्म उनको डिफाइन की गई है। जैसे कि टोटल टर्म कितनी दी गई है? यहाँ पर 10 है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की एक टर्म 10 जो है वो उत्तर प्रदेश ने जोड़ा हुआ है। टोटल पहले 9 थी। ठीक है, एक उत्तर प्रदेश पुलिस एक्ट है तो 10 है। और जैसे किस किस की है कि जिला मजिस्ट्रेट कौन होंगे, मजिस्ट्रेट कौन होंगे, पुलिस कौन होगी, सामान्य पुलिस जिला क्या होगा, संपत्ति, व्यक्ति, ढोर, ये सब क्या होंगे, ये सब दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हो गया? इंटरप्रिटेशन होगी सेक्शन 1 के अंतर्गत। फिर आता है हमारा सेक्शन 2। ठीक है, क्लियर दिखाई दे रहा होगा। फिर आ रहा है हमारा सेक्शन 2। सेक्शन 2 में पुलिस बल के गठन की बात की गई है, बल के खंड बल के गठन की बात की गई है। क्या कह रहा है कि एंटायर पुलिस स्टेबलाइजमेंट की बात की गई है। इंग्लिश मीडियम वालों को भी समझ आ जाएगा ईजिली। अगर आप कहेंगे तो पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी। तो एंटायर पुलिस स्टेबलाइजमेंट, ठीक है, क्या किया जा रहा है? पुलिस बल का यहाँ पर गठन किया जा रहा है धारा 2 में। फिर आता है हमारा धारा 2 कै। धारा 2 कै में क्या कर रही है? सिविल एविएशन पर्सनल टू बी पुलिस फोर्स, की नागरिक उड्डयन कार्मिक जो होगा वो भी पुलिस बल इनको माना जाएगा। धारा 2 कै कहता है। फिर है हमारा सेक्शन 3। सेक्शन 3 बात करता है अधीक्षण की, कि जो अधीक्षण होगा, मतलब जो सरकार जो काम करेगी, मतलब जो गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, अधीक्षण किसका होगा, किसको यहाँ पर शक्ति प्राप्त होगी, ये बात कौन कर रहा है? सेक्शन
3 इस बात को कह रहा है कि जो शक्ति होगी, अधीक्षण जो होगा वो किसको प्राप्त होगा, तो ये होगा राज्य सरकार को प्राप्त। ठीक है, अधीक्षण किसको प्राप्त होगा, अधीक्षण राज्य सरकार को प्राप्त होगा। क्लियर है। उसके बाद में सेक्शन 4 आता है। सेक्शन 4 क्या बात कर रहा है, सेक्शन 4 बात कर रहा है कि महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, कि जो अधीक्षण होगा, पुलिस का प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन जो होगा वो किसके पास होगा, तो महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक के पास होगा। क्लियर। इसके बाद में है सेक्शन हमारा 5। सेक्शन 5 किसकी बात कर रहा है, सेक्शन 5 बता दे रहा है कि महानिरीक्षक की जो शक्तियाँ होंगी और शक्तियों का प्रयोग वो कैसे करेगा। फिर है हमारा सेक्शन 6, ये रिपील्ड कर दिया गया है। सेक्शन 7, सेक्शन 7 क्या कह रहा है कि अधीनस्थ अधिकारियों की नियुक्ति और उन्हें हटाया जाना। ठीक है, जो सबॉर्डिनेट जो पुलिस ऑफिसर होंगे उनको अपॉइंट कैसे किया जाएगा और उन्हें कैसे हटाया जाएगा, तो यहाँ पर आर्टिकल जो 311 है उसका ध्यान रखा जाएगा। ठीक है। फिर है सेक्शन 8। सेक्शन 8 बात करता है प्रमाण पत्र की, कि भाई जो पुलिस अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे उन्हें क्या एक प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा, उन्हें एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा पुलिस होने का। क्लियर है। फिर उसके बाद में 8 कह रहा है कि जो नागरिक उड्डयन कार्मिक होंगे तो उन्हें भी एक प्रमाण पत्र दे दिया जाएगा। ठीक है, 8 सेक्शन इम्पोर्टेंट है कि प्रमाण पत्र की बात जो करता है। फिर है हमारा सेक्शन 9। सेक्शन 9 कह रहा है कि पुलिस अधिकारी क्या कर सकते हैं, रिज़ाइन भी कर सकते हैं, प्रमाण पत्र अपना क्या दे सकते हैं, रेजिग्नेशन, पद त्याग भी दे सकते हैं। ठीक है, पद त्याग अपना कर सकेंगे, लेकिन वो कैसे करेंगे, 2 माह की उन्हें सूचना देनी होगी अपना पद त्याग करने से पहले। फिर है सेक्शन 10 कहता है कि जो पुलिस अधिकारी होंगे वो किसी भी अन्य नियोजन में, किसी और काम में नहीं लगेंगे अगर वो पुलिस है। जैसे वकील होते हैं कि वकील अगर वकालत कर रहा है तो वो कोई और क्या नहीं करेगा, किसी और नौकरी में नहीं लगेगा, सरकारी नौकरी नहीं करेगा उस टाइम पे, है ना। तो इसी तरीके से पुलिस अधिकारी भी अगर पुलिस अधिकारी के रूप में कार्य कर रहा है तो वो अन्य कोई नियोजन में नहीं लगेगा। फिर सेक्शन 11 है जो कि रिपील्ड है। फिर है हमारा सेक्शन 12। सेक्शन 12 कहता है कि जो महानिरीक्षक होंगे तो उन्हें क्या नियम बनाने की, कुछ रूल बनाने की शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। फिर है सेक्शन 13। सेक्शन 13 क्या कह रहा है कि कुछ व्यक्ति क्या चाहते हैं कि भाई हमारे यहाँ पर क्या हो, हमारे यहाँ पर पुलिस लगे। ठीक है, क्या कहते हैं कि सर हमें पुलिस की आवश्यकता है, हमें खतरा है या हमें कुछ आवश्यकता है, तो हमारे लिए क्या, हमें पुलिस की आवश्यकता है। तो यहाँ पर क्या होगा, व्यक्तिगत खर्चे पे क्या बता दिया है पहले ही कि आप उसको खर्चा दोगे। ठीक है, आपके खर्चा देने पर अतिरिक्त पुलिस अधिकारी क्या कर दिए जाएंगे, एडिशनल पुलिस अधिकारी नियोजित किए जा सकते हैं। ठीक है, और किसके, जिला मजिस्ट्रेट के साधारण निर्देश के अधीन रहते हुए। अगर कोई व्यक्ति आवश्यकता दर्शित करता है कि कोई शांति भंग होने की या किसी तरह की आवश्यकता है तो व्यक्तिगत खर्चे पर अतिरिक्त पुलिस नियोजित की जा सकती है। फिर है हमारा सेक्शन 14। सेक्शन 14 क्या कहता है कि रेल और अन्य लोक कार्यों के आसपास अतिरिक्त पुलिस बल की नियुक्ति की जा सकती है। कब की जा सकती है, जबकि उपयुक्त आशंका, रीजनेबल क्या लग रहे हो, रीजनेबल कारण लग रहा हो कि वहाँ पर आवश्यकता है पुलिस की, वहाँ पर शांति भंग हो सकती है, कोई उपद्रव हो सकता है या कुछ भी ऐसा कार्य हो सकता है, तो वहाँ पर क्या करेंगे, अतिरिक्त पुलिस बल की नियुक्ति की जा सकती है। जैसे किसी रेल, नहर या अन्य विनिर्माण हो रहा हो, कहीं कोई कमर्शियल बिजनेस का काम हो रहा हो। ठीक है, तो वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट की सहमति से अतिरिक्त एडिशनल पुलिस बल की नियुक्ति की जा सकती है। फिर कह रहा है सेक्शन 15 की विशुद्ध या संकटपूर्ण जिलों में अतिरिक्त पुलिस रखना, कि क्वार्टरिंग कर सकते हैं एडिशनल पुलिस की कैसे एरिया में, ऐसा एरिया जो कि डिस्टर्ब्ड है या फिर डेंजरस है। कोई डिस्ट्रिक्ट क्या है, डेंजरस है या डिस्टर्ब हो रखी है, शांति भंग हो रखी है, तो वहाँ पर भी अतिरिक्त पुलिस की क्या की जा सकती है, नियुक्ति की जा सकती है। तो सेक्शन 13 में व्यक्तिगत खर्चे पर पुलिस की नियुक्ति, 14 में किसकी बात कर रहा है, रेल और अन्य लोक कार्यों के आसपास अतिरिक्त पुलिस की नियुक्ति, और 15 किसकी बात कर रहा है, विशुद्ध और संकटपूर्ण जो क्षेत्र है वहाँ पर अतिरिक्त पुलिस की नियुक्ति कर सकता है। तो एडिशनल पुलिस से रिलेटेड जो भी प्रोविज़न है वो 13, 14, 15 है ना। फिर 15 क्या कहता है, 15 क्या कह रहा है कि पीड़ितों के लिए प्रतिकर अधिनिर्णित करना। अब पीड़ित कौन होंगे, कि जो निवासियों या भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के दुराचरण से कोई व्यक्ति पीड़ित हो जाता है तो उसे प्रतिकर भी दिलाया
जा सकता है। ठीक है, सेक्शन 16 देखिए। सेक्शन 16 कहता है कि जो धारा 13, 14, 15 और 15 कै के अधीन संदेह जो धन है उनकी वसूली कैसे की जाएगी और वसूली होने पर जो उनका व्यय है वो कैसे लिया जाएगा। ठीक है, उसकी बात की गई है। तो यहाँ पर जो CRPC की जो धारा है वो 421 के रूप में क्या किया जाएगा, 421 के रूप में यहाँ पर उनसे धन की वसूली की जा सकेगी। ठीक है, तो किसी किसी बेयर एक्ट में क्या मिलेगा आपको, सेक्शन वो वाले दिए होंगे जो सेक्शन दंड प्रक्रिया संहिता की जो धारा थी 1882 की जो धारा थी वो भी दी गई हो सकती है, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। नेक्स्ट है सेक्शन 17, ये बात कर रहा है स्पेशल पुलिस की। अब प्रोविज़न हमारा आ जाता है स्पेशल पुलिस का। देखिए ये सिंपल इंडेक्स है, इसके अलावा जो एक नेक्स्ट वीडियो मैं और बना दूंगी जिसमें कि उसमें पूरा प्रोविज़न होगा कि कौन से सेक्शन को हम एक साथ करके पढ़ना है, कितने चैप्टर में इसे चैप्टर तो है नहीं है ना, तो हम इसे क्या ग्राफ के रूप में पढ़ लेंगे कि कौन सा एक एक एक, एक थोड़ा सा चैप्टर वाइज डिवाइड कर लेंगे। चैप्टर है नहीं लेकिन हम डिवाइड कर लेंगे, जैसे स्पेशल पुलिस ऑफिसर की से कौन सा स्पेशल पुलिस से रिलेटेड कौन से प्रोविज़न है ना, एडिशनल पुलिस से रिलेटेड कौन से प्रोविज़न हैं, कौन सी कहाँ पर शक्तियाँ दी गई हैं, पावर दी गई हैं, ड्यूटी दी गई हैं। तो इस तरीके से ग्राफ मैं बना के तैयार कर दूँगी और इस अकॉर्डिंग आप पढ़ेंगे तो आपको बड़ा इजीली समझ आ जाएगा और इम्पोर्टेंट सेक्शन ही आप देख लेंगे। तो सेक्शन 17 देख लीजिएगा। सेक्शन 17 क्या कह रहा है कि विशेष पुलिस अधिकारी स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स की बात कर रहा है। फिर कह रहा है सेक्शन 18 विशेष पुलिस अधिकारियों की शक्तियाँ क्या होंगी, है ना, कि विशेष पुलिस अधिकारी हो सकते हैं। 17 कह रहा है, 18 कह रहा है कि शक्तियाँ कौन सी होंगी, तो बिल्कुल ऐसी ही शक्तियाँ होंगी जैसे कि किसको, पुलिस अधिकारी को प्राप्त होती हैं। फिर कह रहा है 19 की विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में अगर कोई व्यक्ति सेवा करने से इनकार कर रहा है, विशेष पुलिस अधिकारी कहाँ से लेके आए जाएंगे, विशेष पुलिस अधिकारी जो वहाँ के निवासी हैं, वहीं के जो लोग हैं उन्हें ही विशेष पुलिस अधिकारी नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन अगर वो क्या कर देते हैं, मना कर देते हैं कि भाई हमें तो नहीं बनना विशेष पुलिस अधिकारी, तो उन्हें क्या दिया जा सकता है, उन्हें शास्ति या दंड भी दिया जा सकता है। फिर सेक्शन 20 है कि पुलिस अधिकारियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले प्राधिकार क्या होंगे, राइट क्या होंगे, अथॉरिटी क्या होगी जो भी एक्सरसाइज की जा सकती है पुलिस के द्वारा। नेक्स्ट है सेक्शन 21 कि विलेज पुलिस ऑफिसर्स कौन होंगे। फिर कह रहा है विलेज पुलिस ऑफिसर सदैव क्या होंगे, सदैव अपनी ड्यूटी में रहेंगे और किसी भी भाग में क्या नियोजित किए जा सकेंगे। फिर कह रहा है सेक्शन 23 की पुलिस अधिकारियों की जो ड्यूटीज़ होंगी वो क्या होंगी, मोस्ट इम्पोर्टेंट है सेक्शन 23 पुलिस अधिकारियों की कर्तव्य है ना, पुलिस अधिकारियों के जो कर्तव्य होंगे वो क्या होंगे, ड्यूटीज़ ऑफ पुलिस ऑफिसर। फिर सेक्शन 24 बात करता है कि पुलिस अधिकारी इत्तला कर सकेंगे। अब इत्तला किसको करेंगे, पुलिस अधिकारी किसको इत्तला करेंगे, मजिस्ट्रेट को इत्तला करेंगे। फिर कह रहा है सेक्शन 25 कि ऐसी कोई संपत्ति है जिन पर कोई दावा ही नहीं कर रहा है, मतलब कोई पड़ी पा गई मिली है किसी को, है ना, तो ऐसी संपत्ति को अपने प्रभार में वो क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, अपने अंडर में से ले लेंगे। फिर सेक्शन 26 कहता है कि मजिस्ट्रेट संपत्ति को निरुद्ध कर सकेगा और उद्घोषणा निकाल सकेगा। क्या करेगा, अपने पास में उसे परिरुद्ध कर लेगा और उसके लिए क्या निकाल देगा, प्रोक्लेमेशन निकाल देगा कि उसका अगर कोई दावेदार है तो उपस्थित हो जाए। फिर कह रहा है सेक्शन 27 में कि यदि कोई दावेदार उपस्थित ही नहीं होता है तो संपत्ति का क्या कर लिया जाएगा, अधिग्रहण कर लिया जाएगा। ठीक है, और आपको ये जो PDF है ये टारगेट फॉर IQ का जो पब्लिक चैनल है उसमें मिल जाएगी। ठीक है, और फिर है सेक्शन 28। सेक्शन 28 क्या कह रहा है, पुलिस अधिकारी ना रहने पर जो प्रमाण पत्र कहाँ पर मिला था हमें, सेक्शन 8 में मिला था। सेक्शन 8 में जो प्रमाण पत्र दिया गया था उसे आपको क्या करने होगा, वापस करना होगा जब आप पुलिस अधिकारी नहीं रह जाते हैं। और अगर आप उससे इनकार करते हैं तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, शास्ति होगी, है ना, दंड मिलेगा, पनिशमेंट मिलेगी। फिर सेक्शन 29 कह रहा है कि अगर आपको जो ड्यूटीज़ बताई गई हैं कहाँ पर, सेक्शन 23 में जो आपको ड्यूटीज़ बताई हैं आप उनको ड्यूटी को निर्वहन नहीं करते हैं, निभाते नहीं हैं, तो कर्तव्य इत्यादि की उपेक्षा के लिए भी आपको क्या दी जाएगी, पनिशमेंट दी जाएगी। क्लियर, तो यहाँ तक हमारा एक पैरा फिर दोबारा कंप्लीट हो गया। फिर सेक्शन 30 बात कर रहा है कि अगर आप सड़कों पे जुलूस निकालेंगे, जैसे आपने शोभा यात्रा निकलती हुई देखी होंगी, रैलियाँ निकलती होंगी, तो आपको क्या लेना पड़ेगा, पुलिस की परमिशन लेनी पड़ेगी, लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो सेक्शन 30 कहता है कि लोक जमाव और जुलूसों का विनियमन और उनके लिए क्या करना, लाइसेंस देना कौन देगा,
कौन देगा? सिंपल सी बात है, पुलिस की बात हो रही है तो पुलिस ही क्या देगी? अनुज्ञप्ति देगी, है ना? क्या देगी? अनुज्ञप्ति देगी, परमिशन देगी। फिर कह रहा है सेक्शन 31 कि पुलिस लोक सड़कों पर इत्यादि पर क्या करेगी? व्यवस्था बनाकर रखेगी। कैसी कैसी जगह पर? कि सड़कों पर, आम रास्तों पर, घाटों और इत्यादि जगह पर क्या करेगी? व्यवस्था बनाकर रखेगी। ठीक है, सेक्शन 31 हो गया। फिर कहता है सेक्शन 32, अगर आप आदेशों की क्या कर रहे हैं? अवज्ञा कर रहे हैं। सेक्शन 31 में जो आदेश दिए गए हैं इन सब की क्या कर रहे हैं? आप अगर अवज्ञा कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको, जो आपको निर्देश दिए गए हैं उन्हें नहीं मान रहे हैं तो इसके लिए भी आपको पनिशमेंट दी जा सकेगी। फिर 32A जोड़ा गया। ये क्या कह रहा है? कि कह रहा है कि सामूहिक ड्रिल और सामूहिक प्रशिक्षण को रोकने की शक्ति किसके पास में है? फिर पुलिस के पास में है ना? जिले का मजिस्ट्रेट या फिर पुलिस, है ना? तो जिले का मजिस्ट्रेट जब उसे लगता है कि लोक शांति या लोक सुरक्षा को कायम रखने के लिए उसे ज़रूरी समझता है कि सामूहिक ड्रिल और सामूहिक प्रशिक्षण को रोक दे, तो वो क्या कर देगा? वो निर्देश दे देगा कि आप इसे रोक दीजिए, है ना? तो उन्हें रोकने की शक्ति होगी। फिर कह रहा है कि अगर आप धारा 32 ख क्या कह रहा है? कि आपको रोकने के लिए कहा गया, आपके लिए नियम बनाए गए 32 क में, लेकिन आप अगर उसका उल्लंघन कर देते हैं तो फिर 32 ख में आपको दंड मिल जाएगा। फिर सेक्शन 33 कह रहा है कि जिले के मजिस्ट्रेट के नियंत्रण की व्यावृत्ति क्या कर रहा है? सेविंग कर रहा है ऑफ कंट्रोल ऑफ मजिस्ट्रेट ऑफ डिस्ट्रिक्ट। कह रहा है कि ठीक पहले की 4 धारा, है ना? ठीक पहले की जो 4 धारा हैं उनके बारे में यह नहीं समझा जाएगा कि उसमें निर्दिष्ट मामलों पर जिले के मजिस्ट्रेट के साधारण नियंत्रण में हस्तक्षेप है। ठीक है, मतलब डीएम की बात के बारे में कोई ऐसा नहीं समझा जाएगा कि उसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं। क्लियर? अगर आप कोई निर्देश दे रहा है, मजिस्ट्रेट कोई निर्देश दे रहा है तो जिले के मजिस्ट्रेट के बारे में हस्तक्षेप उसके बारे में नहीं समझा जाएगा, सेविंग कर रहा है इस बात की। फिर कह रहा है सेक्शन 34 की सड़कों और कतिपय अपराधों के लिए दंड इत्यादि। कि सड़क पर अगर कोई आप बाधा पहुंचा रहे हैं, धूल फेंक रहे हैं, ठीक है, यात्रियों को बाधा पहुंचा रहे हैं, जीव जंतुओं को मार रहे हैं, ठीक है, ढोरों का वध कर रहे हैं, आप बेतहाशा सवारी बस में भर के लेके जा रहे हैं, ऐसा कोई अपराध कर रहे हैं तो उसके लिए आपको सेक्शन 34 में दंड दिया जाएगा। क्लियर? फिर आता है हमारा सेक्शन 35। सेक्शन 34 हो गया हमारा, है ना? फिर इसके बाद में आता है हमारा सेक्शन 34 के भी है, जो बात करता है कि धारा 32 तथा 34 के अधीन जो अपराधों का कंपाउंडिंग हो सकती है, कंपाउंड किए जा सकते हैं। क्लियर है? मतलब उनमें सुलह की जा सकती है। फिर बात करता है, सेक्शन आता है हमारे 35 जो बात करता है जुडिक्शन की। ठीक है, सेक्शन 35 किसकी बात करता है? जुडिक्शन की बात करता है। फिर है हमारा सेक्शन 36 कह रहा है कि अन्य विधि के अधीन अभियोजित करने की विधि की शक्ति पर यहाँ पर प्रभावित नहीं होती है। कि अगर कोई अपराध कर दिया गया है तो ये किसी अन्य लॉ पर क्या नहीं माना जाएगा? ऐसा नहीं माना जाएगा कि उसे अफेक्ट कर रही है और वहाँ पर केस नहीं चल सकता, ऐसा कुछ नहीं है। बस क्या बात कही गई है कि एक ही अपराध के लिए किसी व्यक्ति को 2 बार दंडित नहीं किया जाए। लेकिन अगर ऐसा है कि एक सेक्शन कहाँ पुलिस एक्ट का लागू हो रहा है और सीआरपीसी आईपीसी के भी कोई प्रोविज़न लागू होते हैं तो वो हो सकते हैं, किसी अन्य लोग को अफेक्ट ये नहीं करता है हमारा पुलिस एक्ट। फिर है सेक्शन 37। सेक्शन 37 क्या कह रहा है? मजिस्ट्रेट द्वारा अधिरोपित शास्तियों और जुर्मानों की वसूली कैसे की जाएगी? तो मैंने आपको पहले भी बताया कि सीआरपीसी का 1973 का जो सेक्शन है 421 से लेकर 422 दोनों धारा, ठीक है, और जो हमारा आईपीसी की जो धारा है कौन सी 64 से 70 तक, इनको क्या किया जाएगा? लागू किया जाएगा। ठीक है, फिर हमारा सेक्शन 38, 39, 40 और 41 तो रिपील्ड हो गया है। इसके बाद में है हमारा सेक्शन 42 कार्रवाइयों के लिए परिसीमा की बात कर रहा है कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर ने कोई ऑफेंस किया है, इससे रिलेटेड पुलिस शक्ति के अधीन उन्होंने काम करते हुए कुछ काम कर दिया है, कुछ अगर आपको लगता है कि ऑफेंस किया है तो आपको अगर उनके ऊपर कार्रवाई करनी है तो उसके लिए लिमिटेशन बता दिया गया है सेक्शन 42 में, है ना? तो क्या आपको कार्रवाई 3 महीने के अंदर की जानी चाहिए, कि आप कार्रवाई कितने में करेंगे? 3 मास के अंदर करेंगे।
फिर कह रहे हैं सेक्शन 43 की यह अभिवचन की कार्य वारंट के अधीन किया गया था। अब क्या करेगा, अगर पुलिस ऑफिसर के ऊपर आप कोई ऑफेंस लगाएंगे तो वो कहेगा कि सर वो प्ली देगा कि मैंने तो जो एक्ट किया था वो अंडर वारंट किया था। ठीक है, सेक्शन 43। फिर है सेक्शन 44 कि पुलिस अधिकारी क्या रखेंगे, अपने पास में डायरिया रखेंगे, जैसे CRPC की धारा 172 में प्रावधान है पुलिस डायरी के बारे में, ऐसे ही यहाँ पर सेक्शन किस में दिया गया, 44 में दिया गया है। फिर है सेक्शन 45 क्या कहता है कि राज्य सरकार स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकता है, प्रिस्क्राइब कर सकता है फॉर्म ऑफ रिटर्न की विवरण, या राज्य सरकार विवरणियों का प्रारूप क्या कर सकती है, विहित कर सकेगी। फिर है हमारा सेक्शन 46 जो बात करता है अधिनियम की परिधि की, स्कोप ऑफ दिस एक्ट क्या होगा, कहाँ पर इसका स्कोप होगा। फिर हमारा लास्ट सेक्शन है सेक्शन 47। सेक्शन 47 किसकी बात कर रहा है कि पुलिस के जिले अधीक्षक का ग्राम पुलिस पर अधिकार होगा, अथॉरिटी ऑफ डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ओवर किसके ऊपर, पुलिस विलेज के ऊपर। ठीक है, विलेज पुलिस के ऊपर क्या होगा, प्राधिकार होगा। आई थिंक आपको इंडेक्स समझ में आया होगा। नेक्स्ट एक वीडियो और बनाएंगे जिसमें कि डिस्कस कर लेंगे कि आपको किस तरीके से इन सेक्शंस को याद करना है, किस तरीके से आपको बैरक में से सेक्शंस रीड आउट करने हैं। ठीक है, आई थिंक वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।